नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 5वां भाग। अभी तक आपने सुना, झांसी आने के बाद विवाह की तैयारी के बीच मनु की दासियां उसकी सेवा में आई। उन्हीं में से 3 थी 15 साल की सुंदर और मुंदर और 14 साल की काशी। जिनसे मनु की बातचीत हुई तो उसने उन्हें सखी बनकर रहने के लिए कहा, दासी बनकर नहीं। उन तीनों और बाकी दासियों को भी मनु की चपलता और उसके घुड़सवारी, तलवारबाजी और बंदूक चलाना, तीर तमंचा चलाना सीखने की शर्त ने हैरान कर दिया। पर वे प्रसन्न भी थी। विवाह संपन्न हुआ। विवाह में बुंदेलखंड और महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार मनु का नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद नजर न्यौछावरों के दौरान मऊ के एक छोटे जागीरदार आनंद राय की गंगाधर राव ने अवहेलना की, जिसके कारण वह मौका देखकर बीच में से खिसक गया। आनंद राय की अवहेलना रानी लक्ष्मीबाई की नजर में खटकी, क्योंकि बुंदेलखंड पानीदार देश था और वहां के जागीरदार का पानी उतारा जाना ठीक नहीं था। यही लोग झांसी के आधार थे। अब आगे। विवाह होने के पहले गंगाधर राव को शासन का अधिकार न था। उन दिनों झांसी का नायब पॉलिटिकल एजेंट कप्तान डनलप था। वह राजा के पास आया जाया करता था। लोग कहते थे कि दोनों में मैत्री है। गंगाधर राव अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न पहले से कर रहे थे। विवाह के उपरांत उनको अधिकार मिल गया, परंतु अधिकार मिलने के पहले कंपनी सरकार के साथ फिर एक अहदनामा हुआ। पुरानी बातें पुष्ट की गईं। केवल एक बात नहीं हुई, झांसी में एक अंग्रेजी फौज रखी जाएगी, पर खर्चा झांसी का राज्य देगा। गंगाधर राव को मानना पड़ा। मन को खटका। उन्होंने नगद खर्चा न देकर कंपनी सरकार का आग्रह निभाने के लिए झांसी के राज्य से 2,27,458 रुपये वार्षिक आय का एक इलाका इन राज्य लोलुपों को दे दिया। जब यह सब हो गया तब गंगाधर राव को शासन का अधिकार मिल पाया। इसके बाद दरबार हुआ, खुशियां मनाई गई, खेल कूद नाटक इत्यादि हुए, परंतु अनेक झांसी निवासियों को उनमें खोखलापन ही दिखाई पड़ा। उनको अपने प्रदेश का खंडित होना कसका। स्वयं राजा को नाटकशाला में यथेष्ट मनोरंजन नहीं मिल सका। वे शीघ्र वहां से चले आए और रंग महल में रानी के पास पहुंचे। रानी किले वाले महल में प्राय रहती थी। बाहर बहुत कम निकल पाती थी। जब निकलती तब पर्दे की कैद में। इसीलिए सवारी, व्यायाम इत्यादि किले वाले महल के इर्द गिर्द आड़ ओट से ही कर पाती थी। तो भी वह काफी समय इन बातों में लगाती थीं और अपनी समग्र सहेलियों तथा किले के भीतर रहने वाली स्त्रियों को सवारी, शस्त्र प्रयोग, मलखम्ब कुश्ती का अभ्यास कराती थीं। बचे हुए समय में धार्मिक ग्रंथों का थोड़ा सा परंतु नियम पूर्वक अध्ययन करती। भगवत गीता पर उनकी परम श्रद्धा थी। बाल्यावस्था को पार कर यौवन में पदार्पण करने को थी, परंतु नए नए वस्त्र, कीमती आभूषणों का शौक न करके उनकी धुन उपयुक्त बातों की ओर अधिक रहती थी। झांसी आने के बाद चपल सुखी मनु में एक परिवर्तन धीरे धीरे घर करता जा रहा था। अब वह उतना नहीं बोलती थी। रानी लक्ष्मीबाई में गंभीरता घर करती जा रही थी और क्रुद्ध हो जाने की वृत्ति तो और भी अधिक शीघ्रता के साथ घुलती चली जा रही थी। व्यंग करने की इच्छा जरूर कुछ बढ़ती थी, परंतु वह सहज, सरल, भव्य, दिव्य मुस्कान सदा साथ रही और चित्त की दृढ़ता तो पूर्व जन्मों से संचित होकर मानो छठी के दिन ही ब्रह्मा ने पूरी समूची उनके हिस्से में रख दी थी। रंग महल में आने पर रानी ने गंगाधर राव का सत्कार, जैसा कि हिंदू नारी और पत्नी कर सकती हैं, किया। राजा अपने भावों को छिपाने में असमर्थ थे। उनको इसका अभ्यास न था। चेहरे पर रुखाई थी और आंखों में उदासी। रानी ने कहा, आज आप नाटकशाला से जल्दी लौट आए। खेल अच्छा नहीं हुआ क्या? खेल तो सदा अच्छा होता है। मन नहीं लगा। एक नए खेल की तैयारी के लिए कह आया हूं। कौन सा?
मृच्छकटिक। यह क्या है? शूद्रक कवि ने संस्कृत में लिखा है, मैंने हिंदी में उल्था करवाया है। चारुदत्त ब्राह्मण और वसंत सेना के प्रेम की अद्भुत कहानी है। आप देखने चलोगी? नहीं। घोड़े की सवारी, कुश्ती, मलखंभ के सिवाय आपको और भी कुछ पसंद है या नहीं? अवश्य। सहेलियों को अपना सा बनाना, उनको अवसर को अवसर पड़े पुरुषों की सहायता करने में पीछे पैर न देने की सीख देना, घर की सफाई, स्वच्छता इत्यादि बनाए रखना, काफी काम है। इन सब को मोटा तगड़ा बनाकर आप क्या करने जा रही हैं? अभी तो मुझको भी नहीं मालूम, पर देह और मन को सबल बना लेना क्या कोई कम महत्व का काम है? व्यर्थ है। घर का ही इतना काफी काम स्त्रियों के लिए संसार में है कि उनको घुड़सवारी इत्यादि की ओर खींच ले जाना, फुहड़ बनाना है। और नाचना गाना? अकेले में सभी स्त्रियां नाचती गाती हैं, परंतु यदि वे इन विद्याओं को ढंग से सीखें तो शरीर और मन दोनों के लिए काफी कसरत पा सकती हैं। हाँ, स्वराज्य स्थापित है। अब सिवाय हंसने खेलने के नर नारियों के लिए और काम ही क्या बचा है? देखिए ना, किस आराम के साथ झांसी राज्य का 5 मास से अधिक अंग्रेजों के हाथ में दे दिया गया। आपका वह मित्र गार्डन भी नाटकशाला में आता होगा। अंग्रेज लोग खूब हंसते खेलते और नाचते हैं, और नाचते गाते ही पूरे हिंदुस्तान को रौंदते चले जाते हैं। खेल तो बढ़िया है। हमारे यहाँ फूट है। गांव गांव में उपद्रवी, डाकू और बटमार भरे हुए हैं। अंग्रेजों के पास हथियार अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने राज्य कायम कर लिया। नाटकशाला में जो हथियार बनते हैं, उनसे क्या अंग्रेज नहीं हराए जा सकते हैं? राजा को यह व्यंग अखर गया, पर जिस मुस्कान के साथ वह निसृत हुआ था वह आकर्षक थी। साथ ही मोतीबाई, जूही इत्यादि कल्पना में बिजली की तरह कौंध गईं और आगे आने वाले मृच्छकटिक नाटक के अभिनय ने एक उमंग पैदा की। रानी की मुस्कान का आकर्षण उसी क्षण तिरोहित हो गया और उसके साथ ही उठता हुआ क्षोभ। बोले, आप कभी कभी बहुत कड़ी चोट कर बैठती हैं। रानी ने अदम्य भाव से कहा, आपके यहाँ के भाट क्या केवल प्रशंसा और यशगान ही करते हैं, या कभी कभी कड़खा भी सुनाते हैं? राजा का क्षोभ उमड़ा, परंतु उन्होंने उसको वहीं का वहीं दबाने का प्रयत्न किया और विषयांतर करते हुए बोले, हमारे यहाँ कवि, चित्रकार इत्यादि अनेक कलाकार हैं। रानी ने भी बात न बढ़ाते हुए पूछा, कवि कौन है और क्या करते हैं? राजा ने भी उत्तर दिया, एक हृदयेश है, अच्छा कवि है। एक पजनेश है, रंगीन है, कहता अच्छे ढंग से है। ये लोग क्या लिखते हैं? राधा गोविंद का प्रेम वर्णन, नख शिख नायिका भेद। नख शिख नायिका भेद क्या? राधा या गोपियों की चोटी से लेकर एड़ी तक का कोमल वर्णन, यह नख शिख हुआ। नाना प्रकार की सुंदर स्त्रियों का वृत्तियों का विविध वर्णन, यह नायिका भेद है। अर्थात स्त्रियों के पूरे शरीर की सूक्ष्म जांच पड़ताल, और इस काम के लिए इन लोगों को इनाम पुरस्कार भी दिए जाते होंगे। राजा जरा झेपे, परंतु सहमे नहीं। बोले, इस प्रकार की कविता करने में बहुत विद्वता और मेहनत खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। वे लोग राज दरबार की शोभा हैं। रानी ने फिर उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा, भूषण को छत्रपति शिवाजी क्या इसी तरह की कविता के लिए बढ़ावा दिया करते थे? भूषण तो दरबार की शोभा रहे होंगे। राजा इस व्यंग से चिढ़ गए और क्षोभ को दबा न सके। बोले, आप हमेशा छत्रपति और पंत प्रधान बाजीराव और न जाने किन किन का नाम दिन रात रटा करती हैं। मैंने कई बार कहा कि इन बातों की छेड़छाड़ में अब कोई सार नहीं। मैं भी तो विनती किया करती हूं कि उन बातों को बताइए जिनमें सार हो। आप राज्य का प्रबंध करना सीखिए, मैं भी इस ओर ध्यान देता हूं। अच्छी व्यवस्था बनी रहे तो राज्य बना रहेगा, अन्यथा अंग्रेज फिर इसको अपनी देखरेख में ले लेंगे, या शायद राज्य को खत्म करके अपना अधिकार बरतने लग जाएं। उस समय क्या नाटकशाला वाले किसी काम ना आएंगे? राजा के हृदय में आग सी लग गई। कुछ कहना चाहते थे, कुछ कह गए। आपके मन में हठ नगरकोट के बाहर घोड़े पर घूमने का है,
और सखी सहेलियां भी जंगल टॉरियों पर साथ में घोड़े कुदाएं तो इससे बढ़कर न राज्य है, न राज्य प्रबंध और ना बेचारी नाटकशाला। ठीक है ना? रानी के ऊपर उनके क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली, मेरे आपके दोनों के लिए यह विशाल महल क्या कम है? राजा पर इस व्यंग की चोट पड़ गई, पर वे गुस्से को पीने लगे। कुछ सोचकर पूछा, क्या सचमुच आपको नाटकशाला का मेरा मनोरंजन नापसंद है? इन दिनों अब इससे अधिक और हो ही क्या सकता है? राज्य का काम चलाने के लिए दीवान है, डाकुओं का दमन करने और प्रजा को ठीक पथ पर चालू रखने के लिए अंग्रेजी सेना है ही। इस पर भी यदि कोई गलती हो गई तो कंपनी के एजेंट की खुशामद कर ली। बस सब काम ज्यों का त्यों मनमाना चलता रहा। रानी मुस्कुराने लगी। इस बात में रानी की विलक्षण बुद्धि का आभास पाकर राजा को जरा विस्मय हुआ। उनके होठों पर बरबस हंसी आई। छुटपन की छबीली मनु लक्ष्मीबाई के विशाल आदर्शों में विलीन हो गई। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का कुछ समय लगभग इसी प्रकार कटता गया। सन 1850 में माघ सुदी सप्तमी संवत 1907 में वे सज धज के साथ कंपनी सरकार की इजाजत लेकर प्रयाग, काशी, गया इत्यादि की यात्रा के लिए गए। लक्ष्मीबाई साथ थी। उनको किले में बंद रहना पड़ता था। इस यात्रा में भी ताम झाम इत्यादि बंद सवारियों में चलना पड़ा, परंतु नए नए स्थान देखने के अवसर मिले। इस कारण बंधनों का क्लेश ना खरा। काशी यात्रा में उनको देव दर्शन और जन्म गृह दर्शन प्राप्त हुए। गंगाधर राव का क्रोध समय कुसमय न देखता था। एक दिन काशी नगर में सैर के लिए निकले। एक बेचारा राजेंद्र बाबू मार्ग में पड़ गया। उसने प्रणाम तो किया, परंतु खड़े होकर ताजीम नहीं दी। शामत आ गई। गंगाधर राव ने उसको बेहद पिटवाया। उसने कंपनी सरकार में फरियाद की। जवाब मिला, गंगाधर राव एक बड़े राजा हैं। यदि तुमको खड़े होकर ताजीम देना पसंद न था तो अपने घर में बैठे रहते। रानी को यह सब देख सुनकर काफी क्लेश हुआ था। तीर्थ यात्रा के लिए झांसी छोड़ने के पहले जब गंगाधर राव को कंपनी सरकार ने शासन के अधिकार वापस किए, तब पहले का जमा किया हुआ 30 लाख रुपया कंपनी ने उनको लौटाया था। उसका उन्होंने अपव्यय किया। अपने अनेक हाथियों में उनको सिद्ध बकस नामक हाथी बहुत प्यारा था। उसका सारा सामान सोने का बनवाया और भी अनेक हाथी घोड़ों का सामान, अंबारी, हौदा, जीन, झूले इत्यादि सोने की बनवाई। काशी से एक तामझाम जिस पर बढ़िया नक्काशी का काम था बहुत कीमत देकर मंगवाया और भी काफी राजसी ठाट इकट्ठा किया। राजा प्रदर्शन के बहुत प्रेमी थे। रानी को प्रदर्शन बहुत कम पसंद था, परंतु उनको राजा की एक बात अच्छी लगी। उन्होंने 5000 के लगभग सेना कर ली। लगभग 2 सहस्त्र गोल पुलिस, 500 घोड़ों का रिसाला, 100 खास पायगा के सिपाही और 4 तोपखाने। झांसी राज्य में और बुंदेलखंड के लगभग हर जगह आतताई और डाकू बटमार बड़ा उपद्रव कर रहे थे। गंगाधर राव ने अपने कठोर शासन से इनका दमन किया। इस कार्य में उनको अपने प्रधानमंत्री राघव रामचंद्र पंत, दरबार वकील नरसिंह राव और न्यायाधीश वृद्ध नाना भोपटकर से बहुत सहायता मिली। राजा के शासन से अंग्रेज संतुष्ट थे, क्योंकि उपद्रवों का शांत करना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य समझा जाता था। राजा गंगाधर राव ने कई मौकों पर अंग्रेजों की बहुत सहायता की। एक बार अपने विश्वस्त साथी और फौजी अफसर दीवान रघुनाथ सिंह को कुछ सिपाहियों के साथ मुहिम पर भेज दिया। दीवान रघुनाथ सिंह आज्ञाकारी योद्धा था। उसने बड़ी वीरता के साथ अपना कर्तव्य पालन किया। राजा गंगाधर राव को अंग्रेजों की मैत्री और भी बढ़ी हुई मात्रा में मिली और दीवान रघुनाथ सिंह को इंग्लैंड और कंपनी सरकार की रानी विक्टोरिया की ओर से एक प्रशंसा पत्र तथा खड़ग मिला। परंतु रानी लक्ष्मीबाई को अपने पति के इस यश पर हर्ष नहीं हुआ और न संतोष। अभी उनकी आयु लगभग 15 वर्ष की होगी।
परंतु उनका आचार विचार आश्चर्य उत्पन्न करने वाली परिपक्वता जैसा प्रतीत होता था। उस युग की लड़कियां जिस आयु में खेलना, खाना, पहनना, ओढ़ना ही सब कुछ समझती होंगी, उस आयु में लक्ष्मीबाई गंभीर और गंभीरतर होती चली गई। छुटपन की छबीली मनु लक्ष्मीबाई के विशाल आदर्शों में विलीन हो गई। राजा गंगाधर राव पुरातन पंथी थे। वे स्त्रियों की उस स्वाधीनता के हामी न थे जो उनको महाराष्ट्र में प्राप्त रही है। दिल्ली, लखनऊ की पर्दा के बंधेजों को वे जानते थे। उतना बंधेज वे अपने रनवास में उत्पन्न नहीं कर सकते थे, यह भी उनको मालूम था। जनता की स्त्रियां मुंह उगाड़े फिरें, चाहे घूंघट डाले फिरें, इस विषय में उनको उपेक्षा थी। परंतु अपने महल में काफी पर्दा बरतने के वे दृढ़ पक्षपाती थे। इसीलिए लक्ष्मीबाई किले के बाहर घोड़े पर नहीं जा सकती थी। किले में भी उनकी स्वतंत्रता पर काफी बंधन था। तीर्थ यात्रा से लौटने पर किले भीतर वाले महल के मैदान के चारों ओर ऊंची ऊंची कनातें लगवा दी गई, जिससे उनको घोड़े की सवारी इत्यादि में बहुत अड़चन होने लगी। मलखंब और कुश्ती का प्रबंध उनको अपने कक्ष के भीतर ही मोटे और नरम कालीनों की परतों पर करना पड़ा। उन्होंने अभ्यास छोड़ा नहीं। गंगाधर राव ने उनकी सहेलियों को बदलने का प्रयत्न किया, परंतु सुंदर, मुंदर और काशीबाई को वे नहीं हटा सके। अंतर्द्वंद के कारण गंगाधर राव के मन में क्रोध की मात्रा बढ़ गई और अपराधियों को दंड देने के लिए वे बिल्कुल नए नए साधन काम में लाने लगे। मृच्छकटिक नाटक के खेल का दिन आया। मोतीबाई ने वसंत सेना का अभिनय किया था और जूही ने उसकी सखी का। राजा ने उस दिन नाटकशाला को खूब सजवाया। कप्तान गार्डन भी निमंत्रित हुआ। खेल अच्छा हुआ। नृत्य, गायन, अभिनय सभी की गार्डन ने प्रशंसा की। खेल की समाप्ति पर गार्डन के मुंह से निकल पड़ा, महाराजा साहब, एक बात समझ में नहीं आती। आपकी संस्कृति में वैश्याओं को इतने आदर का स्थान क्यों दिया गया है? राजा ने हंसकर उत्तर दिया, क्योंकि हमारे पुरखे बहुत समझदार थे। गार्डन को अपने देश के क्रॉमवेल के समय का कठमुल्लावाद और उसके तुरंत ही बाद का चार्ल्स द्वितीय के समय का मनमौजवाद याद आ गया। बोला, नहीं महाराज, कुछ और बात है। असल में हिंदुस्तान कई बातों में बहुत गिरा हुआ है। गंगाधर राव ने कहा, फिर कभी बात करूंगा। गार्डन चलने को हुआ कि राजा ने एक कोने में खुदा बख्श को देख लिया। तुरंत अपने अंगरक्षक से पूछा, यह कौन है? उसने उत्तर दिया, खुदा बख्श। यहां कैसे आया? अंगरक्षक उत्तर नहीं दे सका। खुदा बख्श ने समझ लिया और वह तुरंत भीड़ में विलीन होकर निकल गया। गार्डन ने पूछा, क्या बात महाराजा साहब? कुछ नहीं, यूं ही। एक आदमी को आज बहुत दिनों के बाद नाटकशाला में देखा है। गार्डन चला गया। राजा ने नाटकशाला के प्रहरी को कैद में डलवा दिया और सवेरे पेश किए जाने की आज्ञा दी। खुदा बख्श को बहुतेरा ढूंढवाया, परंतु पता नहीं लगा। दूसरे दिन मोतीबाई नाटकशाला से बर्खास्त कर दी गई। नाटकशाला के पात्रों को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। वे लोग आशा कर रहे थे कि इतना अच्छा अभिनय इत्यादि करने के उपलक्ष्य में बधाई और पुरस्कार मिलेंगे, परंतु हुआ उल्टा। उनकी सबसे अच्छी अभिनेत्री निकाल दी गई। झांसी में जिन लोगों ने मोतीबाई के नृत्य को देखा था अथवा उसका गायन सुना था, सब क्षुब्ध थे। सवेरे नाटकशाला के प्रहरी की पेशी हुई। राजा ने स्वयं मुकदमा सुना। राजा ने खिसिया कर पूछा, क्यों रे नमक हराम, यह खुदा बख्श नाटकशाला में कैसे आ गया? उसने घिघिया कर उत्तर दिया, श्रीमान सरकार, मैं भूल गया, मुझको याद नहीं रहा। तू यह भूल गया कि मैं उसको देश निकाला दे चुका हूं? प्रहरी अत्यंत विनीत भाव से बोला, इस बात को श्रीमान सरकार बहुत दिन हो गए, इसलिए मुझको सुध नहीं रही। और सरकार ने उस दिन तीर्थ यात्रा से लौटने की खुशी में बहुत लोगों को माफ़ी बख्शी, सो मैंने सोचा कि खुदा बख्श को भी माफ़ी मिल गई होगी।
इस उत्तर से राजा का क्रोध घटा नहीं, जरा और बढ़ गया। रोते हुए प्रहरी को सजा दी गई बिच्छू से डसवाने की। गंगाधर राव ने एक विशेष वर्ग के अपराधों के लिए बिच्छू से कटवाने का विधान कर रखा था। कट्टे में पैरों का डालना भाजना एक साधारण बात थी। गहन अपराधों में हाथ पांव कटवा डालने की जनसम्मत प्रथा जारी थी, परंतु दबे दबे और थोड़ी थोड़ी दहकते अंगारों से डाकुओं के अंग जलवाना इस विधान में शामिल था। परंतु बिच्छुओं से कटवाना जनवृत्ति की सहन शक्ति से बाहर हो गया था। बिच्छू से कई जगह काटे जाने के कारण प्रहरी बेहद संतप्त हुआ, अंत में बेहोश हो गया। राजा समझे मर गया। तब उनका क्रोध ठंडा पड़ा, प्रहरी वहां से हटवा दिया गया। कप्तान गार्डन झांसी स्थित अंग्रेजी सेना का एक अफसर था। हिंदी खूब सीख ली थी। राजा गंगाधर राव के पास कभी कभी आया करता था। राजा उसको अपना मित्र समझते थे। वह पूरा अंग्रेज था, साहित्यिक, व्यापार कुशल, स्वदेशी प्रेमी और भारतवर्ष को घृणा या अवहेलना की वृत्ति से देखने वाला, परंतु भारतवर्ष के राजाओं के सहलाने फुसलाने की क्रिया का अभ्यासी, अपने कर्तव्य पालन में दृढ़। राजा से मिलने गार्डन घोड़े पर और कभी ताम झाम में बैठ कर आता था। नवाबों की दाबते दाबते थोड़ी नवाबी भी अंग्रेजों में आ गई थी। हुक्का, सुरा, रंडियों का नाच, होली, फाग, दशहरा, दिवाली, ईद उत्सव इत्यादि नवाबों, राजाओं और जनता में हेल मेल बनाए रखने के लिए बरते जाते थे, परंतु वे उनमें दूध पानी नहीं हुए थे। उनकी सतर्क दृष्टि इंग्लैंड की ओर बराबर मुड़ी रहती थी। राजा ने और कोई मनोरंजन समक्ष न देखकर एक दिन गार्डन को बुलवाया। यह ताम झाम से नगर वाले महल पर आया। वहां से राजा उसको किले वाले महल पर ले चले। राजा अपने ताम झाम में बैठे उत्तरी फाटक से जाना चाहते थे। बड़ी हदसार के नीचे से मार्ग था। एक हाथी पागल हो गया, इन ताम झामों की ओर दौड़ा। वाहकों ने ताम झाम कंधों पर से गिरा दिए, परंतु भागे नहीं। उनकी कमर में तलवारें थी, म्यानों से निकाल ली। गार्डन के पास कोई हथियार न था। वह हक्का बक्का सा इन मजदूरों के पास आ गया। राजा के पास तलवार थी, उन्होंने नहीं छुई। ताम झाम से बाहर निकलकर दौड़ते हुए प्रमत्त हाथी की अपनी ओर आती हुई गति को देखने लगे। गार्डन ने कहा, बचो। मजदूरों ने कहा, बचो। राजा के मुंह से भी निकला, बचो, परंतु तलवारें उस मस्त हाथी की गति का निरोध नहीं कर सकती थी। इतने में एक ओर से बर्छा लिए एक सिपाही हाथी पर दौड़ पड़ा और उसने बर्छे के प्रहार से हाथी की प्रगति को लौटा दिया। राजा को उस सिपाही ने प्रणाम किया। राजा ने नाम पूछा। उसने बतलाया, इमाम अली। काजी हूं सरकार, साठमारी भी करता हूं। शाबाश काजी, इनाम मिलेगा। इमाम अली बोला, सरकार के चरणों में बना रहूं और बाल बच्चों का पालन पोषण होता जावे, यही इस सेवक के लिए गनीमत है। राजा ने पारितोषिक में कुछ जमीनें लगाने की घोषणा की और वह गार्डन के साथ किले के महल में चले गए। जब दोनों दीवान खाने में बैठ गए तब भी गार्डन के मन में वह हाथी वाली घटना झूल रही थी। वह बोला, सरकार, इनाम रुपए की शक्ल में दिया जाना चाहिए। इस तरह भूमि लगाते चले जाने से राज्य में चप्पा भर भी न बचेगी। राजा ने कहा, तब झांसी राज्य में बहादुर ही बहादुर नजर आवेंगे। गार्डन को इस प्रसंगत उत्तर से संतोष नहीं हुआ। बोला, इस देश में जो कुछ देखता हूं सब अति के दर्जे पर, थोड़े से बहुत धनवान और बहुत से निर्धन, बिरला ही अत्यंत धर्मनिष्ठ और बहुत से कीड़े मकोड़ों से ज्यादा सड़ी जिंदगी बिताने वाले। किसी को जमीनें और जागीरें, छोटे बड़े सब तरह के कामों के लिए और बहुतेरों को हल्के से हल्के अपराधों के लिए अंगहीन करने की सजा, बिच्छुओं से कटवाने का दंड। राजा का चेहरा तमतमा गया, परंतु उन्होंने अपने को संयत करके कहा, जब जैसा अपराध और अपराधी सामने आवे वैसा उसको दंड देना चाहिए।
गार्डन ने भांप लिया कि राजा ने अपने उठे हुए क्रोध को भीतर का भीतर धसा लिया है। बोला, सरकार को शायद मालूम होगा, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान ने हिंदुस्तान भर के लिए एक ही दंड विधान प्रस्तुत कर दिया है। वह बहुत विशद और न्यायपूर्ण है। जितने दंड रखे गए हैं कोई भी अमानुषिक नहीं है। क्या रियासतों में भी उस विधान को जारी किया जाएगा? गार्डन ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं सरकार, रियासतों को अपना निज का प्रबंध अपनी व्यवस्था के अनुसार करने का अधिकार है। राजा एक क्षण सोचकर बोले, हमारी संधियों में यह अधिकार सुरक्षित है। संधि के शब्द पर गार्डन के मन में तुरंत खटपट उठी, परंतु उसने खुशामद के ढंग को अधिक अच्छा समझकर कहा, परंतु सरकार, हमारे सम्राट और भारत के गवर्नर जनरल को उस दिन बहुत अच्छा लगेगा जब सब रियासतों में एक ही प्रकार का न्याय, एक ही कानून और एक ही तरह की अदालतों की स्थापना हो जाए। इसमें सरकार कोई हर्ज भी नहीं है। निवेशों का बोझ भी बहुत हल्का हो जाएगा और जनता ज्यादा चैन की सांस लेने लग जाएगी। राजा ने प्रश्न किया, आपके राजा धीराज को बहुत अधिकार होंगे? गार्डन असमंजस में पड़ गया, परंतु उससे अपने को उबार कर बोला, हमारे राजा धीराज ने अपना अधिकार पंचायत को दे दिया है। वह पंचायत कानून बनाती है, शासन करती है। राजा, पंचायतें तो हमारे यहाँ गांव गांव में हैं। इन पंचायतों के फैसले को रद्द करने की कोई भी राजा बात नहीं सोचता। ये पंचायतें अपने अपने गांव का सभी तरह का प्रबंध भी करती हैं। हमारे कर्मचारी उसमें कोई दखल नहीं देते। केवल बड़े बड़े मामले मुकदमे मेरे सामने आते हैं, उनको नाना भोपटकर शास्त्री की सलाह से निपटाता हूं। इसमें सरकार सहूलियत होने पर भी तरतीब, नियम, संयम, जाब्ते कायदे की कमी है और अन्याय होने की ज्यादा गुंजाइश है। आपके देश में क्या पंचायतें नहीं हैं? युग बीत गए जब थी, उनका रूप बदल गया है। न्यायाधीश को सम्मति देने और मामले का निर्धार न्याय कराने में पंचायत सहयोग देती है। इस पंचायत के सहयोग के बिना मुकदमा नहीं होता। हमारे देश की पंचायतें तो इससे भी बढ़कर समर्थ हैं। राज्य लौट पौट जाते हैं, परंतु पंचायतें अमर रहती हैं। गार्डन को हिंदुस्तानी पंचायतों का यह वर्णन बहुत खटका। अपने क्षोभ को थोड़ा बहुत दबाकर उसने कहा, अपढ़ कुपढ़ लोगों की पंचायती के ढंग मैले कुचैले ही हो सकते हैं सरकार। अदालतों की सफाई और निखार को पंचायतें कैसे पा सकती हैं? बंगाल मद्रास में आपकी अदालतें पंचायतों के सहयोग से न्याय निर्णय करती हैं या यूं ही? राजा ने प्रश्न किया। गार्डन का मन जरा सिटपटाया, परंतु उसने बेधड़की के हट के साथ उत्तर दिया, पंचायतों की मदद तो नहीं ली जाती, परंतु हिंदू मुसलमानों के दीवानी झगड़ों को सुलझाने के लिए पंडित और मौलवियों की सलाह ली जाती है। अपराधों के मामले अदालत के अफसर स्वयं ही निर्धार करते हैं। स्वयं? राजा ने आश्चर्य के साथ कहा। स्वयं? सो कैसे? गवाहों और वकीलों की मदद से। हर अदालत में एक एक वकील रहता होगा। गार्डन को राजा की सिधाई पर मन में हंसी आई। उत्तर दिया, नहीं तो सरकार, वादी प्रतिवादी अपने अपने गवाह वकीलों द्वारा पेश करते हैं। वकील लोग कानून जानते हैं, वे अपने कानूनी ज्ञान द्वारा अदालत की सहायता ठीक निर्णय पर पहुंचाने में करते हैं। यह हमारे देश की संस्था है। राजा को हंसी आ रही थी, होठों तक आई, परंतु उन्होंने उसको प्रकट नहीं होने दिया। बोले, वकील क्या गवाहों को पेश करने का काम मुफ्त में करते हैं? गार्डन ने अभिमान के साथ कहा, हमारे देश में पहले वकील लोग मुफ्त में यह काम करते थे, परंतु अब पारिश्रमिक लेने लगे हैं और इस देश में तो वे लोग करारी रकमें लेते हैं। तब कहीं लोग न्याय प्राप्त करने की आशा कर पाते हैं? राजा खूब हंसकर बोले, भाड़े के लोगों को बढ़ाने की यह संस्था आप लोग इस देश में किस प्रयोजन से ले आए? हिंदुस्तान के प्रति गार्डन के भीतरी मन में दबी हुई घृणा उभर पड़ी। बोला,
आपके देश की न्याय प्रणाली की विषमता मुझको भी मालूम है। उसी अपराध के लिए ब्राह्मण पर 1 रुपया दंड, ठाकुर पर 50, बनिए पर 500 और गरीब शूद्र का हाथ पैर कट। सरकार, कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। राजा को इस तर्क ने जरा जेर किया, परंतु उनको एक व्यंग्य सूझा। बोले, इस कानून जाब्ते के द्वारा आपके इलाकों में जनता को न्याय कितने समय में मिल जाता है? गार्डन ने शीघ्र उत्तर दिया, अपराध वाले मामलों में 2-1 महीने लग जाते हैं और दीवानी मामलों में 1 आधा साल। राजा फिर हंसे, कहा, हमारे यहाँ तो तुरंत न्याय होता है। मैं तो 2-1 दिन से ज्यादा नहीं लगाता। दीवानी और अपराधी मामलों का कोई भेद नहीं करता। पंचायतों के निर्णय को सर्वमान्य समझता हूँ। आपके इलाकों में यदि पुलिस की गफलत या लापरवाही से चोरी इत्यादि हो जावे तो आप पुलिस को कोई दंड देते हैं? हाँ सरकार, गार्डन ने उत्तर दिया, बर्खास्त कर देते हैं, तनज्जुल कर देते हैं। राजा ने उत्तेजित होकर कहा, इससे जनता को क्या लाभ होता होगा? मैं तो ऐसे मामलों में गफलत करने वाली पुलिस से चोरी का नुकसान भरवाता हूं। गार्डन बोला, तब जनता पर पुलिस की धाक नहीं रह सकती। लोग उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते होंगे। ऐसा शासन बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता सरकार। राजा और भी उत्तेजित हुए। उन्होंने कहा, साहब, जनता पर मेरी धाक होनी चाहिए, न कि मेरे अफसरों की। वह राज्य भी बहुत समय तक नहीं टिक सकता जो कर्मचारियों और पुलिस की धाक पर आश्रित हो। मैं तो अपने अपराधी कर्मचारियों को लोहे की मछली के कोड़े से ठोकता हूं। गार्डन खिसिया गया, सरकार, अनियंत्रित सत्ता बहुत बुरी चीज है। इस परिपाटी के मानने वाले चाहे जो कुछ मनमाना कर बैठते हैं। आपने बनारस में एक बेचारे राजेंद्र बाबू को अकारण पिटवा दिया। हमारे पॉलिटिकल विभाग को जवाब देते देते मुसीबत आई। राजा को बनारस वाली घटना की स्मृति के साथ साथ यह भी याद आ गया कि इसी पॉलिटिकल विभाग की इजाजत मिलने पर झांसी राज्य के बाहर कदम रख पाया था। अशिष्टता को दंडित करने में मैं कभी नहीं चूकता, राजा ने कहा। फिर चाहे मैं कहीं हूं, अपने राज्य में हूं चाहे राज्य के बाहर। उसी समय उनको खुदा बख्श और उसके संबंध वाला प्रसंग याद आया। गार्डन को भी वही प्रसंग याद आया। बोला, यह नहीं हो सकता, चाहे कोई भी राजा या नवाब हो। गवर्नर जनरल साहब किसी को इस तरह का उद्दंड व्यवहार नहीं करने देंगे। आपका गौरव रखने के लिए ही बनारस वाले उस पीड़ित को वैसा जवाब दिया गया था। आगे ऐसा न हो सकेगा। गंगाधर राव के हृदय में शिवराव भाव का खून खलबला उठा। कुछ क्षण चुप रहे। बिजली की कौंध के समान 2-1 उत्तर मन में उठे, परंतु उनको वे क्रोध के कारण प्रकट न कर सके। अंत में वे केवल यह कह पाए, साहब, मैं तो एक छोटा सा संस्थापक हूं, तो भी चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन सभी राजाओं ने चूड़ियां पहन रखी हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि अपने ही देश में हम सब कैद हैं? 125 वर्ष पहले की वह बात याद कीजिए। आप लोगों की क्या शान थी जब दिल्ली के बादशाह और पूना के पंत प्रधान के दरबार में साष्टांग प्रणाम कर अर्जियां पेश किया करते थे। राजा थर्राहट के मारे कांप उठे। गार्डन की व्यापार कुशल बुद्धि तुरंत सजग हुई। उसने मिन्नत सी करते हुए कहा, सरकार, बुरा ना माने, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। मैंने जो कुछ निवेदन किया वह गवर्नर जनरल और कंपनी सरकार की नीति का आभास मात्र है। पंचायतों के बनाए रखने के ही विषय को लीजिए। अनेक अंग्रेज अफसर उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु अधिकांश मत कानून और जाब्ते के बेलन द्वारा हिंदुस्तान की सारी समतल और ऊबड़ खाबड़ संस्थाओं को चौरस कर डालने के पक्ष में है। मेरे ऊपर सरकार की वही कृपा बनी रहे जो सदा से चली आई है। गार्डन को यह भी ख्याल था कि यदि राजा ने इस विवाद की सूचना कुछ बढ़ाकर गवर्नर जनरल के पास भेज दी तो अवश्य और नाहक डांट फटकार पड़ेगी। राजा ठंडे पड़ गए। गार्डन के ताम झाम से उसका हुक्का मंगवाया गया। उसने पिया, फिर राजा ने उसको पान दिया। वह खाकर चला गया। रानी के पास इस विवाद का सारांश पहुंच गया। बड़ी प्रसन्न हुई। अपनी सब सहेलियों के सामने कहा, आज मैं जितनी सुखी हुई
उतनी कदाचित ही कभी हुई हों। मुझको शिवराव भाऊ की बहू बनने का बहुत घमंड है। मुझको अपने राजा का, अपनी झांसी का अभिमान है। मन को केवल एक कसर खटक रही है। मुझसे और उस गार्डन की बात हुई होती तो मैं ऐसी कड़ी कड़ी सुनाती कि उसको अपने पुरखे याद आ जाते। मुझको दादा पेशवा ने बतलाया है कि 100 सवा 100 वर्ष पहले इस अंग्रेज कौम ने हमारे देश में किन किन उपायों से क्या क्या किया। मेरा बस चले तो। रानी ने दांत पीसे और विशाल नेत्र तरेरे। काशीबाई ने धीरे से कहा, सरकार ने कहा था कि बिठूर से बाला गुरु को कुश्ती सीखने के लिए बुलाया जाएगा। रानी ने तत्क्षण अपनी सहज मुस्कुराहट पाली। बोली, हाँ री, उनको शीघ्र बुलवाऊंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।